Now guys, we continue with exercise 3.1 question number 2. Now this is an important sum. ये थोड़ा अलग सम ही है, अलग है मतलब है तो मीन का ही, लेकिन लैंग्वेज हमको प्रॉपरली देखनी है. ठीक है. नॉर्मली जो हमने अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के सम किए, मतलब एक्सआई का सम किया, एक्सआई एफआई सम किया, क्लास एफआई, ये 3 तरह के कल से हमने सम किए हैं. लेकिन ऐसा सम नहीं है, सिंपल रॉ डेटा टोटल ही है. अब आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है. उसमें 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक रिले रेस का टीम है. ठीक है, एक रेस का टीम है. अगर आपको रिले रेस नहीं भी पता है तो एक रेस का टीम है जिसमें 4 बंदे हैं और 4 बंदों का हमने एज का मीन निकाला है. 4 बंदों की जो भी एज होगी वो 4 बंदों के एज का टोटल किया, मीन निकाला, मतलब चारों के एज को प्लस किया होगा, डिवाइड बाय 4 किया होगा, तो हमको 24 ईयर्स मिला. फिर आगे चल के हमको ये पता चला कि एक बंदे की एक्चुअल एज है ना 27 साल है, जबकि उसने रिकॉर्ड की थी 25. उसने रिकॉर्ड की थी 25. अब 4 बंदे जो हैं, चारों ने अपनी एज लिखवाई थी. एक बंदे की एज 27 साल है, 27 ईयर्स है, लेकिन उसने 25 लिखवाई. अब 25 लिखवाई तो टोटल कम हो गया होगा. तो 27 होता तो 2 से टोटल ज़्यादा होता. जो भी टोटल आया होगा वो 2 से टोटल कम हो गया होगा. टोटल कम हो गया होगा तो जब तुमने मीन निकाला होगा मीन भी छोटा आया होगा. बट ऑब्वियस है, तो तुम 25 की जगह 27 लिखोगे तो 2 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो टोटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मीन भी. अब बोला ये गया है आगे चल के कि एक्चुअली एक बंदे की एज 27 साल है जो उसने रिकॉर्ड कर दी थी 25, और हमने 25 के अकॉर्डिंग जो मीन निकाला था वो आया था 24. 4 जनों का जो टोटल किया एज का डिवाइड बाय 4 किया तो हमको मिला था 24. अब यहाँ पे एक रूल है कि 4 जनों का मीन एज, 4 जनों का मीन एज मतलब मीन, 4 जनों का जो तुमने मीन निकाला, मीन एज मतलब एज क्या टोटल किया डिवाइड बाय 4 किया तो उसको मीन एज बोलते हैं. 4 जनों का मीन एज अगर 25 साल से ज़्यादा आया, ठीक है, तो ये जो टीम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि क्या जब आप करेक्शन कर लोगे तो उसके बाद भी टीम के बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आप पता करो. तो आपका क्वेश्चन है कि आपके पास एक 4 जनों का मीन दिया हुआ है और वो मीन दिया हुआ है 24 ईयर्स. ऑलरेडी इन्होंने मीन निकाल के दिया है 24 ईयर्स, लेकिन फिर इन्होंने बोला है कि 4 जनों में से एक बंदे की, 3 बंदों की तो क्या एज है वो तो पता ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास. एक बंदे की एक्चुअल एज 27 थी लेकिन उसने 25 लिखवाई थी. जब 25 लिखवाई थी तो मीन आया था 24 जो दिया हुआ है. ठीक है, क्योंकि चारों का टोटल किया होगा, लेकिन चारों के टोटल में जो जिसका 27 साल का है उसने तो अपनी एज 25 लिखवाई थी, या भूल हो गई, जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंग जो मीन दिया हुआ है 24 दिया हुआ है. अगर हम इसकी एज को करेक्शन करते हैं तो क्या ये बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रूल है कि अगर चारों का मीन निकालो, चारों की एज का मीन 25 साल से ज़्यादा आया तो ये बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे. अब हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. देखो, द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इन द टीम ऑफ रिले रेस वॉज कैलकुलेट टू बी 24 ईयर्स. बोला गया 4 बंदों का मीन एज, मतलब मीन निकाला हुआ है. मीन एज मतलब पीछे एज इसलिए बोला गया है मीन ही, लेकिन किस चीज़ का मीन है, किस चीज़ का एवरेज है, एज का एवरेज है, इसलिए उसको मीन एज बोलते हैं. जैसे मीन मार्क्स मतलब मार्क्स का एवरेज निकाला, तो 4 बंदों का जो मीन एज निकला है वो 24 साल निकला है. Later, it was found that one of the participants' age was actually 27 years, which was wrongly recorded as 25 years. आगे चल के ये पता चला कि एक बंदे की एज एक्चुअली 27 साल है, जिसने रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई है 25, मतलब 2 कम हो गई है. और आपने जो 4 नंबर का टोटल किया था उसमें 25 रिकॉर्ड की थी, उसमें 27 रिकॉर्ड नहीं की थी, और उसके अकॉर्डिंग जो मीन निकला है वो 24 निकला है. फिर बोला गया है, इफ़ देयर इज़ अ रूल where in it is not possible to participate in this race if the mean age is more than 25 years. तो वहाँ पर एक रूल है कि अगर तुम्हारा मीन एज 25 से ज़्यादा आया तो वहाँ पे तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे. कैन दे पार्टिसिपेट इन दिस रेस इवन आफ्टर द करेक्शन ऑफ एज. ये हमको बोल रहे हैं चेक करो कि जब तुम करेक्ट कर लोगे, क्योंकि तुमने 25 लिया था, 25 की जगह तुम 27 लेके देखो, फिर से मीन निकालो, चेक करो कि क्या ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं करेक्शन के बाद कि नहीं कर सकते. ठीक है, अगर 25 साल से ज़्यादा आंसर आया, 25 से ज़्यादा आंसर आया तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 25 से अगर कम आया तो ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे. तो अपने पास यहाँ पे 4 बंदे हैं और उनकी एज का
मीन दिया हुआ है 24, लेकिन ये गलत मीन दिया हुआ है, रॉन्ग मीन हुआ ना, ये रॉन्ग मीन हुआ क्योंकि अंदर का एक नंबर गलत हुआ तो मीन तो गलत ही आएगा। ठीक है, तो हमको पहले क्या करने का, जब कभी इसको एक्चुअली करेक्टेड मीन वाला सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मीन करेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें करेक्टेड मीन वाले सम में हमेशा पहले मीन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें वो 25 को निकालना है और 27 को डालना है, तो उसके लिए तुमको चारों का टोटल चाहिए ना। देखो 3 नंबर बाकी के कौन से हैं वो तो हमको पता ही नहीं, वो हम पता भी नहीं कर सकते क्योंकि सबका एज इक्वल एज नहीं है कि हम अंदाजे से पता कर लेंगे, लेकिन हमको टोटल मिल सकता है। टोटल कैसे मिलेगा, मीन का फॉर्मूला यूज करो, सिंपल फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन दिया हुआ है 24, सिग्मा एक्स मतलब टोटल, किसका टोटल, 4 लोग हैं तो 4 लोगों का टोटल, एन कितना है 4, तो 24 4 जा 96, तो ये आ गया सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स मतलब यहाँ पे क्योंकि लोग 4 है तो ये 4 लोगों का टोटल आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन ये गलत टोटल है, ये गलत टोटल है क्योंकि आपने एक बंदे का एज वहाँ पे 27 लिया है, आपको क्या करना है 27 को निकालना है। कभी भी आपको टोटल करेक्ट करना हो ना, जैसे आपके पास सपोज मैं 10 नंबर देता हूँ टोटल करने के लिए, तुमने एक नंबर भूल से 10 नंबर में बाकी सब सही किया, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि तुमने जल्दी जल्दी में 18 की जगह 8 ले लिया। क्या कर लिया, 18 की जगह 8 ले लिया, तो तुमको वापस से टोटल नहीं करने का भाई, तुम्हारा जो टोटल आया ना, तुमने क्या गलत किया, तुमने 8 ले लिया, 8 को निकालो माइनस करो, और क्या लेना था 18 को प्लस करो, तो यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, आपके पास 4 नंबर का टोटल है, आपको पता है कि गलत एक ही चीज़ है, उस गलत को निकालो और जो सही को प्लस कर दो। तो गलत क्या है, 25 ईयर्स रॉन्ग है, उसको निकालो और 27 ईयर्स प्लस कर दो। तो अब आप निकालोगे यहाँ पे करेक्टेड सिग्मा एक्स। ठीक है, ये रॉन्ग सिग्मा एक्स था, रॉन्ग था ना हम। अब करेक्टेड निकालो, करेक्टेड कैसे निकालेंगे, टोटल में से रॉन्ग क्या था 25 और राइट क्या है, 27, तो टोटल आ गया 98, ये आ गया करेक्टेड सिग्मा एक्स। अब करेक्टेड सिग्मा एक्स में से करेक्टेड मीन निकल जाएगा, निकालो करेक्टेड मीन, करेक्टेड मीन इक्वल्स टू करेक्टेड सिग्मा एक्स, क्योंकि मीन के आगे करेक्टेड है तो यहाँ पे भी तो करेक्टेड लेना है ना, अपने को ये लेना है, ये वाला नहीं लेना है भाई, डिवाइड बाय एन, तो वही रहेगा 4 क्योंकि एक नंबर गया तो एक आया भी तो सही, 25 गया तो 27 प्लस भी तो किया, तो करेक्टेड सिग्मा एक्स 98 डिवाइड बाय 4 24.5। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने क्या बोला था, रूल क्या था, अगर तुम्हारा मीन 25 से ज़्यादा आएगा तो ये लोग पार्टिसिपेट, तो इन्होंने बोला था चेक करो क्या करेक्शन के बाद ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो करेक्शन के बाद तुम्हारा आंसर 25 से कम ही आया है तो ये लोग पार्टिसिपेट, तो हम लिखेंगे यस दे कैन पार्टिसिपेट। समझ में आया? नाउ गाइस एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 81। इस एक्सरसाइज में आपके 2 तरह के मेथड्स हैं, एक है कंबाइंड मीन और दूसरा है वेटेड मीन। अब कंबाइंड मीन और वेटेड मीन बहुत सिंपल होता है। कंबाइंड मीन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा मीन है, इसलिए उसे कंबाइंड मीन कहा जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत सिंपल है, पेज नंबर 81 पे। द मीन डेली वेज पेड टू 75 स्किल्ड वर्कर्स। क्या है मीन डेली वेज, मतलब मीन दिया हुआ है, डेली वेज मतलब वेजेस, मजदूरी। मजदूरी किसको दी जाती है, वर्कर्स को। लेकिन 75 स्किल्ड वर्कर्स हैं, सारे के सारे वर्कर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ स्किलफुल होते हैं, कुछ अनस्किलफुल होते हैं। ठीक है, किसी को बोलेंगे भाई खड्डा खोदना है तो अपने दिमाग से खोदेगा, किसी को बोलेंगे ऐसे खोदना है तो बस उसको बोला जैसे वैसे करता रहेगा, वो अनस्किलफुल हुआ। ठीक है, स्किलफुल नहीं हुआ। तो 75 स्किलफुल वर्कर्स हैं फैक्ट्री के अंदर, उनका डेली वेज, मीन डेली वेज कितना है, मीन मतलब एवरेज 280, whereas the mean daily wage of paid to 125 unskilled workers was ₹150। लेकिन अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो कितने हैं, 125 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और उनको मीन वेज कितना पे किया जा रहा है, डेली का एवरेज 150 रुपये। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है एवरेज का मतलब कि सबका सेम वेज ही होगा। ऑन एन एवरेज भाई 10 लोगों को अगर मैंने मजदूरी दी तो 10 लोगों को प्लस करके, मतलब उनको जो भी मजदूरी दी भाई, इसको 100 दी, उसको 150 दी, उसको 200 दी, उसको 180 दी, 150 दी, 10 लोगों का टोटल करके डिवाइड बाय 10 किया होगा तो मुझे 150 मिला होगा। देखो एक 150 तभी भी मिल सकता है
जब 10 के 10 लोगों को मैंने 150 दिया होगा ना तो मीन भी 150 ही आएगा। समझ में आया? सबको सेम दिया होगा तो मीन भी वही आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास स्किलफुल वर्कर्स कितने हैं? 75। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं 75, और उनको जो हमने मीन डेली वेजेस दिए हैं, ठीक है, वो कितना है? 280। तो वर्कर कितने हैं अपने पास? स्किलफुल वर्कर्स 75, और हमने उनको डेली वेजेस कितना दिया है? मीन डेली वेजेस। तो देखो मैंने क्या नाम दे दिया? N1 x बार 1। N1 नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, और नंबर ऑफ वर्कर एक ही बार नहीं है ना, दो तरह के वर्कर है, स्किल वर्कर्स है और अनस्किल वर्कर्स है। स्किल वर्कर्स कितने हैं? 75। अनस्किल वर्कर्स कितने हैं? 125। स्किल वर्कर्स को एवरेज डेली वेज कितना दे रहा हूँ? एवरेज मतलब वही मीन डेली वेज कितना दे रहा हूँ? 280। और जो अनस्किल वर्कर्स है उनको मीन डेली वेज कितना दे रहा हूँ? 50। समझ में आया? तो फैक्ट्री के अंदर आपके पास टोटल वर्कर कितने हैं? 200। बराबर। आपको यहाँ पे क्या बोला है? कंबाइन मीन का मतलब पता है? अभी यहाँ पे क्या हुआ? स्किल अलग कर दी हमने, अनस्किल अलग कर दिया। फैक्ट्री तो आपकी है, ठीक है। जैसे मेरे पास असिस्टेंट का सैलरी अलग है, टीचर का सैलरी अलग है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि स्किल वर्कर मैंने अलग कर दिए, मेरे पास भी वो दोनों एम्प्लॉई है, असिस्टेंट भी एम्प्लॉई है, टीचर भी एम्प्लॉई है। उसी तरह यहाँ पे स्किल वर्कर्स भी एम्प्लॉई है, अनस्किल वर्कर्स भी एम्प्लॉई है। लेकिन जो स्किल वर्कर्स है उनको थोड़ा हम ज़्यादा दे रहे हैं और अनस्किल को थोड़ा कम दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास टोटल फैक्ट्री के अंदर काम कितने कर रहे हैं वर्कर? 200। तो मुझे 200 वर्कर का जब टोटल वर्कर का मीन निकालना है तो उसे कंबाइंड मीन कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? मैंने टुकड़े कर दिए, और टुकड़े कर दिए, बाइफर्केशन कर दिया, एक स्किल्ड है एक अनस्किल्ड है, उनका अलग अलग मीन निकाला। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे 200 का टोटल मीन चाहिए, साथ में चाहिए, तो जो साथ में निकालना है ना उसे कंबाइंड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 टुकड़े थे, 3 टुकड़े भी हो सकते हैं, 4 टुकड़े भी हो सकते हैं, N1 N2 N3 N4, x बार 1 x बार 2 x बार 3 x बार 4। फिर सबका मुझे जब मीन साथ में निकालना है उसे कंबाइंड मीन कहा जाता है। क्वेश्चन में लास्ट में वही लिखा हुआ है, देखो, फाइंड द मीन वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स। सारे वर्कर्स का आपको मीन वेज निकालना है, मतलब आपको निकालना है कंबाइंड मीन। तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कंबाइंड मीन निकालना है? जब जितना भी टोटल n का टोटल करने का, ठीक है, टोटल वर्कर्स का यहाँ पे आपको मीन वेज बोला है। आपके पास यहाँ पे 2 तरह के वर्कर इन्होंने बाइफर्केट कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, उनका मीन निकाल के दे रखा है। लेकिन हमको बोला गया है आपके जो भी टोटल वर्कर्स हैं उनका मीन निकालो। जब आपको टोटल का मीन, किसी भी क्वेश्चन में टोटल का मीन निकालना हो तो वो कंबाइंड मीन कहलाता है। समझ में आया? तो कंबाइंड मीन को डिनोट किया जाता है मीन के नीचे सी, कंबाइंड मीन। मीन तो वही है x बार, लेकिन उसके नीचे सी, तो कंबाइंड मीन हो गया। और इसका फॉर्मूला सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, N1 इंटू x बार 1 प्लस N2 इंटू x बार 2, और नीचे आएगा N1 प्लस N2। और N1 प्लस N2 की जगह आप N भी लिख सकते हो, क्योंकि N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा? N मतलब टोटल। टोटल तो 200 है, और टोटल आएगा कैसे? जितने भी N है उनको प्लस कर दो, टोटल आ जाएगा। समझ में आया? तो नीचे सिर्फ n लिखना है तो भी चलेगा। तो N1 कितना है? 75, x बार 1 कितना है? 280, N2 कितना है? 125, x बार 2 कितना है? 150, डिवाइड बाय 75 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो, 2100, इनको 18750, और नीचे 200 करो, टोटल 39750 डिवाइड बाय 200, कितना आएगा? आंसर निकालो, 198.75। आया समझ में? ये हो गया आपका कंबाइंड मीन। क्लियर? तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2, हो सकता है आगे भी हो तो आपको और भी करने का, प्लस N3 इंटू एक्स बार 3, और जितने n हैं उतने नीचे n आ जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 जो भी है। और कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट आपको समझना कैसे है? आपके पास अलग अलग n और अलग अलग मीन दे रखे होंगे, और आपको बोला होगा कि जो भी n आपके पास अलग अलग दे रखे हैं उनका टोटल मीन निकालो। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स अलग है, N1 75 है, अनस्किल्ड जो है वो अलग है, ठीक है। अनस्किल्ड कितने हैं? 125।
तो इन्होंने आपको स्किल वर्कर का और अनस्किल वर्कर का अलग अलग मीन निकाल के दिया है और आपको बोला गया है आप टोटल कंबाइंड मीन निकालो। ठीक है, टोटल का जब आपको मीन निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ जो भी हो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या है, वर्कर्स, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसका टोटल मीन जब बोला जाए ना तो वो कंबाइंड मीन होता है। समझ में आया? क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि 3 गर्ल्स की हाइट का मैंने एवरेज निकाला, 3 गर्ल्स की हाइट का मैंने एवरेज निकाला और 4 बॉयज़ की हाइट का मैंने एवरेज निकाला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, N1 कितना हो गया 3, और उन 3 लड़कियों की हाइट का मैंने एवरेज निकाला, मीन निकाला, तो वो हो गया x बार 1। फिर मैंने बॉयज़ कितने लिए 4, तो N2 क्या हो गया 4। ठीक है, और फिर मैंने उनकी हाइट का एवरेज निकाला, मतलब x बार 2 मिला। अब मैं बोल रहा हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स जो भी है, मतलब 7 स्टूडेंट्स हो गए, 7 स्टूडेंट्स के हाइट का एवरेज निकालो, तो आपको निकालना है कंबाइंड मीन, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग डेटा दिया। ठीक है, और मैंने आपको बोला जो भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका आप हाइट का एवरेज निकालो। समझ में आया? अब इसके बाद 4th क्वेश्चन पे आ जाओ, वो भी कंबाइंड मीन का ही है। देखो 4th क्वेश्चन में द मीन मार्क्स ऑफ अ 7 स्टूडेंट्स इन द मीन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 थियरी पेपर इज 62। बोला गया एक स्टूडेंट ने 7 थियरी पेपर्स दिए, थियरी मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, उसके मीन मार्क्स कितने हैं, 62। व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। बोला गया है कि बाकी की 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, उसके मीन मार्क्स क्या होंगे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास 7 थियरी पेपर के तो मीन मार्क्स दे रखे हैं, मीन मार्क्स मतलब मीन दे रखा है, लेकिन दूसरे जो 3 प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उसके मीन मार्क्स नहीं हैं। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपका N1 7 है, 7 थियरी पेपर्स है, इसके मीन मार्क्स दे रखे हैं 62। आपके 3 प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, लेकिन इसका मीन नहीं है आपके पास, इसका मीन आपके पास टोटल पेपर तो काउंट कर सकते हो कि टोटल 10 पेपर है, लेकिन उसका मीन निकालोगे कैसे टोटल का, क्योंकि आपके पास ये x बार 1 है, x बार 2 नहीं है, लेकिन आपके पास कंबाइंड मीन दे रखा है। देखो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। What should be the mean marks in 3 practical examinations so that his mean marks for the entire examination is 68। तो उसका जो मीन मार्क्स एंटायर एग्जामिनेशन का, मतलब 10 पेपर का मीन मार्क्स दे रखा है, 10 पेपर का मीन मार्क्स दे रखा है। देखो पिछला क्वेश्चन से अगर मैं कंपेयर करवाऊँ, पिछला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था, आपके पास 75 स्किल वर्कर्स थे, उसका मीन दे रखा था, मतलब उसको डेली आप जो वेजेस दे रहे हो उसका एवरेज दे रखा था। फिर आपके पास 125 अनस्किल वर्कर्स थे, उसका भी मीन दे रखा था। ठीक है, और आपको बोला गया था कि टोटल जो आपके पास वर्कर हैं उनका मीन निकालो, वो बोला था, लेकिन आपके पास N1 x बार 1 था, N2 x बार 2 था, और आपको टोटल बोला गया था। यहाँ पे आपके पास 7 थियरी पेपर्स है, उसका मीन दे रखा है, मीन मार्क्स दे रखे हैं, और 3 प्रैक्टिकल जो पेपर्स हैं उसके मीन मार्क्स आपके पास नहीं है, लेकिन वो आपको बोल रहे हैं कि 3 प्रैक्टिकल पेपर्स जो हैं उसका मीन मार्क्स क्या होगा वो आप फाइंड आउट करो, ताकि जो आपका एंटायर एग्ज़ाम है, मतलब जो 10 पेपर हैं, वो 10 पेपर के मीन मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं, दैट इज़ 68। ठीक है, एंटायर एग्जाम मतलब सारी एग्जाम का मीन दे रखा है, मतलब कंबाइंड मीन दे रखा है, क्योंकि 10 पेपर का इन्होंने, देखो पहले बाइफर्केशन है, ये जो बाइफर्केशन होता है उसमें N1 N2 आ जाता है, x बार 1 x बार 2 आ जाता है, लेकिन जब टोटल करते हो तो टोटल का मीन दे रखा है, मतलब कंबाइंड मीन दे रखा है। टोटल का मीन दे रखा है मतलब क्या दे रखा है, कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन आपके पास कितना है, कंबाइंड मीन 68 है। और कैसे पहचानोगे कंबाइंड मीन दे रखा है, जब टोटल नंबर जो भी आपके पास है, यहाँ पे टोटल पेपर कितने हैं, 10 पेपर का आपके पास मीन दे रखा है। वहाँ पे आपके पास 200 वर्कर थे, लेकिन 200 वर्कर का मीन फाइंड करने को बोला था, मतलब कंबाइंड मीन निकालना था। यहाँ पे आपके पास टोटल जो भी पेपर्स हैं, जो भी टोटल नंबर है उसका मीन दे रखा है, तो कंबाइंड मीन दे रखा है। ठीक है,
तो अगेन आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है, n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 अपॉन n1 प्लस N2. कंबाइंड मीन कितना है, 68. n1 कितना है, 7. दिस इज 62, n2 कितना है 3, एक्स बार 2 आपको फाइंड करना है Yes, sir. क्योंकि आपको 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मीन मार्क्स निकालने हैं। और n1 कितना है 7, n2 कितना है, सो 68 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 434. 434 प्लस 3 एक्स बार 2 अपॉन 10, ये 10 यहाँ आ जाएगा। Yes, sir. तो 68 इंटू 10 68. देन 434 प्लस 3 एक्स बार 2, तो 680, 434 को यहाँ ले लो, इक्वल्स टू 3 एक्स बार 2, 246. 246, 3 जाएगा डिवाइड में, Yes, sir. 82. तो एक्स बार 2 आ गया 80। तो आपका जो 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है उसके मीन मार्क्स कितने हैं, ये उसके मीन मार्क है, ठीक है। मतलब तीनों प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी तीनों सब्जेक्ट में आपको मार्क्स मिले होंगे उसको प्लस करके डिवाइड बाय 3 किया होगा तो ये आया होगा। समझ में आया? देखो इसमें काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर 3 आप बोल रहे हो 3 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए, तो उन 3 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मार्क्स कितने कितने मिले वो नहीं पता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास। जैसे आप बोलोगे कि सर 7 एग्ज़ाम थ्योरी के हुए, उसका आपने मीन निकाला, तो मीन निकाला तो सातों 7 पेपर में अलग अलग कितने मार्क्स मिले, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है और निकाल भी नहीं सकते। हाँ एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं सातों पेपर का टोटल आपको बता सकता हूँ, मैं सातों पेपर का टोटल आपको बता सकता हूँ। सातों पेपर का टोटल कितना है पता है, ये रहा 434, वो n1 इंटू एक्स बार 1 से निकलता है। कैसे? ऐसे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इधर आ गया ना, Yes, sir. तो ये क्या आ गया सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स कैसे आता है, सिग्मा एक्स मतलब टोटल। 7 पेपर का टोटल मैं आपको बता सकता हूँ 434, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हर एक बंदे को मार्क्स कितने मिले क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई। हाँ मेरे पास अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती ना कि सातों बंदों को सेम मार्क्स मिले तो मैं डिवाइड बाय 7 करके आपको बता देता कि हर एक बंदे को कितने मिले। अब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक एक बंदे को मार्क्स कितने मिले और वो बता भी नहीं सकते। समझ में आया? Yes. चलो yes, good evening guys. See today we are going to start a new chapter in commerce, your first chapter, that is nature, purpose and scope of business. ठीक है, कॉमर्स मतलब ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर भी एक कॉमर्स है, ठीक है, एक तो आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट कॉमर्स है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। देखो इस चैप्टर में आपको जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझाया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, मतलब बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन आ जाता है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको समझाया गया है। कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस समझाया गया है। सबसे पहले आज ज़्यादातर यही सीखोगे कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। जो हमने अकाउंट्स में देखा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वैसे ही सेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। सी गाइस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कीप ट्रेड एंड कॉमर्स अलाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बोला गया ट्रेड और कॉमर्स को जिंदा रखने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। देखो और अभी पहले तो क्या होता था, डिफरेंस होता था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें आपका इंटेंशन प्रॉफिट ना हो। आप कोई भी ऐसा अगर काम करते हो जिसमें आपका इंटेंशन प्रॉफिट नहीं, लोगों की सेवा है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। और हर वो काम, हर वो एक्टिविटी मतलब काम, हर वो एक्टिविटी जहाँ पे आप पैसा चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है, फिर भले चले आपका आगे चल के आपको लाभ नहीं भी हो रहा है, लेकिन आपका इंटेंशन अगर प्रॉफिट है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और अब तो ये कहा जाता है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी रही ही नहीं है जिसके पीछे पैसा खर्च नहीं होता। भले आप समाज सेवा करोगे, लेकिन अगर चलो आप किसी आश्रम में जाके कुछ बांट रहे हो, डोनेट कर रहे हो, उसके पीछे भी तो पैसा लगेगा ही ना। आप जो भी समाज सेवा करना चाहते हो, आपका इंटेंशन प्रॉफिट का नहीं है,
लेकिन जो भी समाज सेवा करना चाहते हो, किसी अनाथ आश्रम में जूते देना चाहते हो या बुक्स देने चाहते हो या कपड़े देना चाहते हो, आपका पैसा तो लगेगा ही। तो ये बोला जाता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी है ही नहीं कि जिसके पीछे पैसा न लगे। नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? हर वो एक्टिविटी जिसमें पैसा यूज़ हो रहा है, जिसमें आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी सोशल सर्विस है, जिसमें आपका इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है। See, in your city or village, a potter, a blacksmith, a weaver, a cobbler gets economic benefits or monetary returns through economic activities. हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं सेवा तो कर नहीं रहा हूँ, मैं आपसे फीस चार्ज करता हूँ। तो ये क्या है? दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप बार्बर के पास जाते हो, ठीक है, बाल कटवाने, आप सैलून में जाते हो, ठीक है, मेकअप के लिए जो भी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सर्विस मिल रही है और सामने आप पैसा दे रहे हो, दैट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। See, thousands of employees work in cities, in small or a big factories to get employment. All these activities are economic activities conducted with the objective to earn income. कोई भी बंदा काम करने जाता है तो क्या सेवा करने जा रहा है? हर बंदा काम की सर्च में है। क्यों? क्योंकि उसको इन रिटर्न क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इनकम चाहिए, ठीक है। तो ये सारे काम क्या हो गए? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि आप काम क्यों ढूंढ रहे हो? पैसा कमाने के लिए। See, all these activities are economic activities conducted with the objective to earn income. आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव इनकम कमाना था, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। आपका एम ये नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए, आपका एम ये था कि मुझे सोशल सर्विस करनी है, मुझे समाज सेवा करनी है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस भी क्या है? बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तीन तरह की चीज़ें आती है: बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। तो बिजनेस एक एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये पहले की भाषा बोलती है, पहले की बुक्स बोलती थी कि बिजनेस का मेन एम, ये याद रखना, द मेन एम, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन अभी न्यू बुक्स क्या बोलती है? न्यू बुक्स बोलती है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। मतलब बिजनेस लूट मार नहीं कर रहा है, वो खाली अपने बारे में नहीं सोच रहा है। पहले क्या था भाई? बिजनेस किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, लेकिन आज भी है तो वही, आज भी वही है कि बिजनेस अपने बारे में ही सोचता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन अभी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है, पैसा कमाना है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। See, besides business, profession and employment are also the types of economic activity. ठीक है, मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस के अलावा जो प्रोफेशन है, ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन मतलब आप स्किलफुल हो, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। Human needs are increasing continuously. Man has to perform economic activity to satisfy his needs. तो हमारी नीड्स जो है वो बढ़ती जा रही है। एक्चुअली ये नीड्स गलत लिखा हुआ है, हमारे वॉन्ट्स, हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही है और उनको पूरा करने के लिए हमको काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल: फार्मर प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स, लॉयर चार्जेस फीस फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केस इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, a worker gets wages by working in the factory. All these activities are called economic activities as the objective of these activities is to get monetary return. तो एक फार्मर खेत में काम कर रहा है, वो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है ताकि उसको बेच के पैसा मिले। एक लॉयर अपने क्लाइंट का केस जो है कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि उसको फीस चार्ज कर सके। ठीक है, एक वर्कर काम कर रहा है ताकि फैक्ट्री के अंदर, ताकि उसको वेजेस मिल सके। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मैं काम कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे फ़ीस मिल सके। डॉक्टर काम करता है क्योंकि उसको फ़ीस मिल सके। ठीक है, तो तरह तरह के लोग जो भी काम कर रहे हैं और जिनका इंटेंशन ये है, वो काम इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ मॉनिटरी रिटर्न मिले। मॉनिटरी मतलब मनी, रिटर्न मतलब वापस मतलब पैसा मिलना। ठीक है, इसको रिटर्न्स क्यों बोलते हैं? आपने सोचा है कभी? आपने सोचा है कि इनकम को रिटर्न्स क्यों बोलते हैं? सामने आप कुछ काम या कुछ आप सर्विस दे रहे हो, उसके बदले में। रिटर्न्स का मतलब क्या हुआ पता है? बदले में आप कर रहे हो तो उसके बदले में जो आपको मिलेगा, इसलिए उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न्स बोलते हैं। और रिटर्न्स हमेशा आपकी इनकम होती है। बदले में, भाई मैं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो बदले में, तो उसको रिटर्न्स बोलते हैं। ठीक है, भाई वर्कर
फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो वो क्या चाहता, क्या है, वो मॉनिटरी रिटर्न्स चाहता है। मतलब इन रिटर्न क्या चाहता है, वो काम क्यों कर रहा है, इन रिटर्न क्या चाहता है, पैसा चाहता है। तो जहाँ पे भी आपकी सोच में मॉनिटरी रिटर्न्स है इसलिए आप काम कर रहे हो। जैसे मेरी सोच में अभी समाज सेवा नहीं, मेरी सोच में है कि मुझे फीस मिलेगी। मेरे सोच में क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मेरा ट्यूशन पढ़ाने का मकसद क्या है कि मुझे फीस मिले, मुझे मॉनिटरी रिटर्न मिले। तो मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आया? See, some persons in society perform activity without aiming at economic benefits or monetary returns. Example, a social worker is working with the aim of social service. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज में समाज सेवा करने बैठे, जिनका काम करने का मेन उद्देश्य पैसा नहीं है, उनको कुछ भी इन रिटर्न मॉनिटरी रिटर्न नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो जो काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि उनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। इफ डॉक्टर प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल सर्विस विद द मोटिवेशन ऑफ सोशल सर्विस, इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं संडे किसी गांव में 2 घंटे फ्री में पढ़ा के आ रहा हूँ ताकि मेरा ये एम है कि गांव के बच्चे भी पढ़े, तो दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मैं संडे यहाँ से राजकोट जा रहा हूँ और 2 घंटे का क्लास लेके आ रहा हूँ और 10,000 रुपये कमा के आ रहा हूँ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ऐसा होता है, ठीक है, टीचर्स विजिट पे जाते हैं, 5-5, 10,000 कमाते भी हैं करके, तो वो हो गया। वही मैंने बोला कि मैं 4 घंटे ट्रैवल करके 2 घंटे का खाली ट्यूशन लेने जा रहा हूँ किसी गांव में और वापस 4 घंटे, मतलब मेरे 10 घंटे चले जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ पैसा कमाना नहीं चाहता। मेरा एम क्या है, उनको सर्विस देना विदाउट चार्जिंग एनी रिटर्न्स। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही सेम, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। See, there is no objective of economic benefit, monetary consideration or monetary return. ठीक है, now economic activity, see, economic activity means an activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. economic activity वही सेम चीज़ दे रखी है बार बार। economic activity में वो एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे आपका मेन एम क्या है, आपको मॉनिटरी कंसिडरेशन करते हो, मतलब मॉनिटरी रिटर्न्स चाहिए आपको। आप पहले ये सोच रहे हो मैं काम करूँगा तो कितना मिलेगा, मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ तो कितना पैसा मिल रहा है, मैं 5 घंटे काम, तो आपका मेन इंटेंशन क्या है, पैसा कमाना। मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड सो दैट ही कैन सेटिस्फाई हिज नीड्स बाय गेटिंग मनी। और इंसान को जीने के लिए काम करना पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है ताकि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके, वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। ठीक है, जो भी हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा कर सकें, और जो भी हमारी इच्छाएँ हैं उनको भी हम पूरा कर सकें। लेकिन उनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब इसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्यों बोलते हैं, कोई बोल सकता है? क्या माइंड इन्वॉल्व होता है? नहीं, मनी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब काम करने से। देखो, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, एक्चुअली प्रोडक्टिव किसको बोलते हैं पता है? इकोनॉमिक्स की और कॉमर्स की भाषा अलग बोलती है। प्रोडक्टिव मतलब तुम जब कमाऊ पुत्र हो ना, तो कमाऊ पुत्र मतलब कमाने वाले बच्चे, तो उसे प्रोडक्टिव कहा जाता है। जैसे बच्चे और बूढ़े दोनों अनप्रोडक्टिव कहलाते हैं, बच्चे और बूढ़े, क्योंकि वो दोनों के दोनों कौन होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर फैमिली, तो उन्हें अनप्रोडक्टिव कहा जाता है। आप कोई भी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है ना, मतलब आप अर्न कर रहे हो। जब आप अर्न कर रहे हो मीन्स यू आर प्रोडक्टिव, उसे प्रोडक्टिव कहा जाता है। See, a person doing economic activity satisfy the needs of others and gets economic benefits for him. और कोई भी पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो क्या करता है, दूसरों की नीड्स भी पूरी करता है। मैं तुमको सर्विस दे रहा हूँ, तुम्हारी नीड्स पूरी हो रही है, तुम मुझे पैसा दे रहे हो, मैं उस पैसे से मेरी नीड्स पूरी करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स
A weaver by manufacturing cloth, a carpenter by manufacturing furniture satisfy the needs of different classes of society and by this way gets economic returns. एक फार्मर फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक वीवर क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है, एक कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है, ये क्या कर रहा है, ये समाज की सोसाइटी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है उसमें तरह तरह के लोग हैं, सबकी नीड्स अलग अलग होती है, सबकी नीड्स ये लोग फुलफ़िल कर रहे हैं और इन रिटर्न इनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और उस पैसे से वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे. सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. आजकल कोई भी चीज़ बिना पैसे के होती ही नहीं है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज नीदर मॉनिटरी रिटर्न्स नॉर इकोनॉमिक गेन्स. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनका कभी भी मतलब उनकी सोच में पैसा ही नहीं, उनकी सोच में क्या है, समाज सेवा. जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें पैसा इन्वॉल्व होता ही नहीं है. ठीक है. Some persons in society perform activities without the objective of monetary consideration or economic gains. कुछ ऐसे लोग होते हैं मतलब जो समाज सेवक होते हैं, ठीक है, सोशल वर्कर जो होते हैं, वो जब एक्टिविटी कोई भी करते हैं तो उनकी एक्टिविटी में पैसा कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उनका इंटेंशन नहीं होता कि हम पैसा कमाएं. एग्जाम्पल सोशल सर्विस कैरीड आउट बाय सोशल वर्कर, नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर फॉर हर चिल्ड्रन. ठीक है, मम्मी जब घर पे काम करती है, तुमको खाना देती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, तो पापा से पैसा लेती है ना, है ना, नहीं? तो वो भी क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. वर्किंग ऑफ वॉलंटियर प्रोपेगेटिंग, डूइंग प्रोपेगेंडा फॉर द यूनिटी ऑफ कम्युनिटी. जैसे आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, सब लोग आजकल कम्युनिटी के पीछे वैसे भी काम करते ही हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी को लेके आगे जा रहे हो, उसके लिए भाई अलग अलग कैंपेन्स रख रहे हो, कुछ ना कुछ सोशल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गया, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उसको करने के पीछे आपका कोई भी ये उद्देश्य नहीं है कि मेरा पैसा निकलेगा. Volunteer working in a relief camp whereas the people are affected by natural calamities like earthquake, tsunami etc. are called the non-economic activities. जैसे पिछले साल तूफ़ान आया, अब तूफ़ान में चलो हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अगर ज़्यादा कुछ नुकसान होता, जैसे भूकंप आ जाते हैं, सुनामीज़ आ जाती है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो उसमें वॉलंटरीली जब आप खुद जाके काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. The motivating factors for these activities are service to country, service to society, feeling of all these bring change in the life of a person. तो ये सारे motivating factors है जो खुद ब खुद जनरेट होते हैं. आपको जब सर्विस देनी होगी तो आप आगे पीछे नहीं सोचोगे, आप सर्विस दोगे. आप सर्विस किसको देना चाहते हो, कंट्री को, सोसाइटी को, आपके लोगों को. ठीक है. Now see the difference between economic and non-economic activity. और ये जो है, ये हेड पॉइंट्स है डिफरेंस की, ये भी आपको लिखनी है. पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम वहाँ पे नहीं देखेंगे, हम हेड पॉइंट्स के बेसिस पे सोचेंगे, क्योंकि हमने रीड कर लिया है अभी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है. ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होता है, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में देख लेना, पैसा कमाना, मॉनिटरी रिटर्न, ये वर्ड आपका यूज़ होगा. और वहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल या सोशल सर्विस. ठीक है. फिर एक्सपेक्टेशन, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप करते हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, प्रॉफिट, इनकम, मॉनिटरी गेन्स, मॉनिटरी रिटर्न्स. ठीक है. और वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वही वेलफेयर ऑफ द पीपल. आपका एक्सपेक्टेशन वहाँ पे क्या होगा, वही होगा ना, आप क्या चाहते हो, यही चाहते हो कि लोगों का भला हो. ठीक है. फिर टाइप, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप होते हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन. ठीक है. और वहाँ पे कोई टाइप नहीं होता है. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन ये हमेशा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, याद रखना ये 2 वर्ड्स, रिस्क एंड अनसर्टेन. रिस्क आपको पता है रिस्क क्या होता है, बिजनेस को बोला ही रिस्क जाता है. प्रोफेशन और जॉब में रिस्क नहीं होता, क्योंकि जॉब आप कर रहे हो, फ़ायदा हुआ तो मालिक का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ तो उसका नुकसान हुआ, तुमसे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन बिजनेस तुम्हारा है, तुम ओनर हो, तो बिज़नेस को बोला ही रिस्क होता है. और बिज़नेस में अनसर्टेनिटी आती रहती है. ठीक है. बिज़नेस में अनसर्टेनिटी आती रहती है, इवन प्रोफेशन में भी आती है. मेरे यहाँ पे हर बार ऊंच नीच बच्चों की होती रहती है, कभी कितने हैं, कोई फिक्स नहीं बोल सकते, तो उसको अनसर्टेन बोलते हैं.
जैसे मुझे कोई बोलता है काफ़ी बार कि भाई तू तो अभी बहुत सालों से पढ़ा रहा है, ये है, जम गया है, ये है, तेरे पास तो इतने बच्चे आएंगे ही। मैंने बोला कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, बच्चों का कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है आजकल, ठीक है। बच्चों को जो पसंद है वो उनको दो तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और साथ में रिजल्ट भी आना चाहिए करके। तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है पता नहीं कि कल क्या होगा। जैसे फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, अगले 2 पल में क्या होने वाला है वी डोंट नो, ठीक है, उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी ये 2 फैक्टर हमेशा होते हैं। उसमें रिस्क होता ही होता है और अनसर्टेन मतलब आपको सालों साल से, जैसे अभी कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि सालों साल से जो इंडस्ट्री चल रही हो ठप हो गई, बंद हो गई, अचानक से सोचा भी नहीं होगा कि बंद हो जाएगी करके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम थे कि जो बंद हो गए, जो सोचा भी नहीं होगा। तो कोई भी काम के अंदर अनसर्टेनिटी तो होती ही होती है। और वहाँ पर नॉन इकोनॉमिक में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि आप पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहे हो भाई, आप पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहे हो, आप समाज सेवा कर रहे हो, आप पे कोई रिस्क नहीं होती और कोई अनसर्टेनिटी नहीं होता। कुछ जाएगा तो नहीं ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका जाएगा नहीं, कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आपका एक लालच है, उसके लिए आप काम कर रहे हो, पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पे तो रिस्क और अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है। समझ में आया? Yes.